Welcome to my YouTube channel Reasoning by Vicky Agrawal. नमस्कार मित्रों, मैं विक्की अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि मेरे पिछले वीडियोस आप लोगों को पसंद आए होंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा जितनी भी बातें आप लोगों को बताई जाए वो कहीं ना कहीं आप लोगों के जरूर काम आए। पिछले वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में चर्चा की रीजनिंग के। आज हम रीजनिंग के एक नए इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। तार्किक वेन आरेख सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा जितना रीजनिंग से संबंधित है उतना ही आपकी जनरल नॉलेज से भी डिपेंड करता है। वो इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया जाता है वो सदैव 3 शब्दों पर दिया जाता है और इन तीनों शब्दों के आधार पर ही आपको एक वेन आरेख, एक वेन डायग्राम सेलेक्ट करते हुए अपना उत्तर वहां देना होता है। तो सबसे पहले तो दिए गए तीनों शब्दों के बीच संबंध क्या हो, जब तक संबंध हमें पता नहीं होगा तब तक हम उनके बीच का आरेख ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम जो आज चर्चा करेंगे वो इसी टॉपिक के बारे में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जिनसे आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस हम आज यहाँ डिसाइड करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप इन्हें देखिएगा। तो क्वेश्चंस की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की कि एक्चुअलिटी के अंदर जब यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको किस आधार पे हल किया जाता है, हल करने का तरीका आप लोगों का क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। तो देखिए, लॉजिकल वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास आते हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो आमतौर पर 3 बातों पर आधारित होते हैं। अब 3 बात कौन कौन सी? या तो डायग्राम होगा सभी से संबंधित, या डायग्राम होगा कुछ से संबंधित, या डायग्राम होगा कोई नहीं से संबंधित। सभी कुछ या कोई नहीं। अब भाई सभी कुछ या कोई नहीं की बात करें तो अब इनका तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए भाई, सबसे पहले हमने जो बात की वो बात की किसकी? सभी। हमने कहा भाई सभी का मतलब क्या है? सभी के तात्पर्य का आधार ये है कि सभी के संदर्भ में एक डायग्राम हम बनाते हैं। इसे हम कहते हैं ए, इसे हम कहते हैं बी और इसे हम कहते हैं सी। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य बिल्कुल ही सिंपल है कि ये जो ए है यानी सभी ए जो हैं वो क्या है? बी, और सभी बी क्या है? सी। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। और अगर इसका उल्टा करें तो उल्टा क्या होगा कि कुछ सी बी हैं, कुछ बी ए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 चीजें इंपोर्टेंस रूप से ध्यान रखनी है, बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है। और बात क्या है कि जब भी इस स्थिति के अंदर आप अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, अंदर से कहाँ आ रहे हैं? बाहर की तरफ, तो उसका तात्पर्य तो होता है सभी। क्या होता है? सभी। लेकिन यदि आप लोग बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो उसका तात्पर्य होता है कुछ। क्या होता है? कुछ। अंदर से बाहर का तात्पर्य क्या होगा? सभी। तो बाहर से अंदर का तात्पर्य क्या होगा? कुछ। ठीक है, जैसे सभी ए बी, सभी बी सी। लेकिन अगर उल्टा करेंगे तो कुछ सी बी, कुछ बी ए, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल क्या होना चाहिए तो एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करें कि जैसे आपने कहा कि जयपुर, भारत और राजस्थान। ठीक है, ये आपका कोई क्वेश्चन है कि जयपुर, भारत और राजस्थान, ये दिए गए तीनों शब्दों को यदि हम एक वेन डायग्राम द्वारा डिफाइन करना चाहें तो इनका आरेख किस प्रकार से दिया जाएगा। सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको पास ये जो तीनों वर्ड लिखे हुए हैं, तीनों शब्द लिखे हुए हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये तीनों हैं क्या। इनके बारे में पता होने के बाद इन तीनों का क्या आपस में संबंध है या नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो वो किस प्रकार से है? कंप्लीटली है, कुछ है, यानी कितनी कंडीशन वहां पर आपके सामने होगी। तो देखिए भाई, जयपुर, भारत, राजस्थान। अब हमें पता है भारत क्या है? देश, राजस्थान क्या है? राज्य, और जयपुर क्या है? जिला। तो हमने कहा कि जयपुर जिला कौन से राज्य में है? राजस्थान में।
और राजस्थान राज्य कौन से देश में है? भारत में। तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये आपने गोला बनाया, इसके बाद ये गोला बनाया और इसके बाद ये गोला बना दिया। अब हम क्या कहेंगे कि अंदर ही अंदर वाला जो सबसे छोटा गोला है वो तो क्या हो गया आपका? जयपुर। इसके बाद ये वाला जो है ये क्या हो गया आपका? राजस्थान। और इसके बाद ये जो बड़ा वाला गोला है ये क्या हो गया आपका? भारत। तो अब हम क्या कहेंगे कि जयपुर पूर्णतः किससे संबंधित है? राजस्थान से। और राजस्थान पूर्णतः किससे संबंधित है? भारत से। कि जयपुर को जिला किस में आता है? राजस्थान में। राजस्थान किस में आता है? भारत में। अब इसका उल्टा कर लो कि भारत का कुछ हिस्सा राजस्थान से संबंधित है तो राजस्थान का कुछ हिस्सा जयपुर से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं सभी का डायग्राम। कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इस डायग्राम का यूज करते हुए अपना आंसर वहां पर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें, अगली बात आती है इसमें कुछ। किसकी बात आती है? कुछ। अब कुछ के लिए डायग्राम कौन सा? तो देखिए भाई, कुछ के लिए दो तरीके के डायग्राम यूज में हम लेते हैं। अब दोनों तरीके के डायग्राम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है दिस वन, ये ए बी एंड सी। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है ए बी और सी। ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी ए है। यानी ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, सी का ए से संबंध है। अर्थात ये तीनों आपस में किसी ना किसी तरीके से संबंधित हैं। इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। लेकिन अगर यहां हम बात करें तो ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, सी बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है। लेकिन ना तो ए सी से संबंधित है ना ही सी ए से संबंधित है। यानी ए का सी से, सी का ए से कोई लेना देना नहीं है। ए का बी से, बी का सी से, लेकिन सी और ए का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब इन दोनों को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, देखिए। तो दो अलग अलग छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे एक प्रश्न आपने लिया क्वेश्चन नंबर 1, और वो क्या था आपका कि पुरुष वकील और शिक्षक, पुरुष वकील और शिक्षक। अब मैंने कहा पुरुष वकील शिक्षक, ये वाला डायग्राम बनेगा कि ये वाला बनेगा? अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, कुछ के दिमाग में तो कि सर ये बनेगा, कुछ के दिमाग में ये बनेगा। देखिए, इसका जो एक्चुअल डायग्राम है, सही डायग्राम है, वो ये वाला है। फर्स्ट कैसे है? 1 2 3। इसे आपने क्या नाम दिया? पुरुष। इसे आपने नाम दे दिया वकील, और इसे आपने नाम दिया भाई शिक्षक। अब हम कहेंगे कि कुछ पुरुष वकील हैं, कुछ पुरुष वकील हैं, बिल्कुल। कुछ पुरुष शिक्षक हैं, है बिल्कुल है। लेकिन अब यहां पर बात आती है, सर वकील शिक्षक कैसे हुआ? तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वकील शिक्षक नहीं हो सकता या शिक्षक वकील नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। एक व्यक्ति के एक से अधिक पेशे हो सकते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि यदि प्रश्न कभी भी किसी भी प्रकार के गुण या पेशों से संबंधित हो, किससे संबंधित हो? गुण या पेशों से संबंधित हो, तो उस स्थिति में 99.99%, कोई 0.1% ऐसा हो, किस्मत वाली बात है, ठीक है, नहीं हो। लेकिन हमेशा ज्यादातर इसी डायग्राम को सही किया जाता है कि कुछ पुरुष वकील हैं, कुछ पुरुष शिक्षक है, और कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो वकील हैं। ठीक है। तो एक आदमी के एक से अधिक पेशे और एक से अधिक गुण हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैंने कहा कि राम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान है। तो मुझे बताओ कि राम बुद्धिमान है तो क्या बुद्धिमान के साथ साथ वो चतुर नहीं हो सकता? क्या बुद्धिमान के साथ साथ वो ईमानदार नहीं हो सकता? क्या बुद्धिमान के साथ साथ वो खर्चीला नहीं हो सकता? क्या बुद्धिमान के साथ साथ वो शैतान नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इसी प्रकार से जिस तरीके से एक आदमी में एक से अधिक गुण हो सकते हैं, उसी प्रकार से एक आदमी के एक से अधिक पेशे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डायग्राम कौन सा माना? फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला कैसे? अब देखिए, सेकंड वाले की हम बात करें तो सेकंड वाला यहाँ लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोबारा वही लिया हमने, पुरुष। अब ले लिया आपने महिला,
और इसके बाद आप ले लेते हैं पुलिस, पुरुष, महिला और पुलिस। अब एक पुरुष, महिला और पुलिस की हम बात करें तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, 1, 2 और 3। ये तो क्या है भाई, पुरुष। ये क्या है भाई, महिला। तो ये क्या हो गया भैया, पुलिस। कि कुछ पुरुष किस में है, पुलिस में, कुछ महिलाएं किस में हैं, पुलिस में, लेकिन कोई भी पुरुष जो है वो महिला नहीं है। क्या पुरुष महिला हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से कि कुछ पुरुष पुलिस हैं, कुछ महिलाएं पुलिस हैं, लेकिन कोई भी पुरुष जो है वो महिला नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ के संबंध में हमेशा ज्यादातर गलती होती है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, कंडीशन का ध्यान रखें। ये देखें कि शब्दों का तात्पर्य क्या है, संबंध क्या है, और उसी के हिसाब से आपको डायग्राम यहाँ पर चयन करना है। चलिए अब बात आती है तीसरी। क्या हो गया, कुछ हो गया, क्या हो गया, सभी हो गया। अब बात आती है एटलीस्ट, जिसे आप क्या कहते हैं, कोई नहीं। किसकी बात कर रहे हैं हम, कोई नहीं की, कि आपस में लेना देना ही नहीं है। तो देखो जी, लेना देना नहीं है तो ए, बी एंड सी, कि ए का बी से कोई संबंध नहीं, बी का सी से कोई संबंध नहीं, सी का ए से कोई संबंध नहीं है। अर्थात इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब कोई संबंध नहीं है तो अब इस स्थिति के अंदर हम लोग जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है भाई, हमने कहा गाय, शेर, बकरी, गाय, शेर और बकरी। तो क्या हम ये कहेंगे कि गाय शेर होती है कि शेर बकरी होती है, नहीं ना। तो ये तो क्या हो गया भैया, गाय, ये क्या हो गया, शेर, तो ये क्या हो गई, बकरी। कि कोई गाय शेर नहीं है, कोई शेर बकरी नहीं है, तो कोई बकरी भी गाय नहीं है। अर्थात इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो जब यहाँ पर ऐसी स्थिति हो कि दिए गए तीनों शब्दों में आपस में कोई संबंध ना हो, तो हमेशा आप लोग जो हैं वो कोई नहीं वाले डायग्राम का चयन वहां पर करेंगे। अब जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस इनके अलग अलग नहीं आएंगे, अब आएंगे इनके आपस में संबंध के हिसाब से। कि हो सकता है कि किसी एक प्रश्न में सभी या कोई नहीं का सिस्टम हो सकता है कुछ या सभी का हो प्रश्न, हो सकता है कुछ या कोई नहीं का प्रश्न हो। तो वो अभी हम चीजें देखेंगे, वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई इश्यूज रहते हैं तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 3 प्रकार से, सभी, कुछ और कोई नहीं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, वो जो क्वेश्चन है वो देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कि हमने कहा गाय, शेर, जानवर, ऐसा आ गया। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये क्या है, गाय, ये क्या है, शेर, और ये दोनों क्या हो गए, जानवर। कि कोई गाय शेर नहीं है, लेकिन गाय और शेर दोनों क्या होते हैं, जानवर। मैं कहूं, मान लो शेर, गाय, मांसाहारी, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गई, गाय, ये क्या हो गया, शेर, और शेर क्या होता है भैया, मांसाहारी, तो ये क्या हो गया, मांसाहारी। तो इस तरीके से जो तीनों शब्द आपको दिए गए उन तीनों शब्दों के हिसाब से कि इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उन्हीं के आधार पर आपको डायग्राम वहां पर चयन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न आप लोगों के पास आया कि जैसे मैं कहूं आपसे कुत्ता, बिल्ली और पालतू, ठीक है। ए, बी, सी, एंड डी। अब यहां पर आप लोगों के पास 4 विकल्प हैं। प्रश्न है आपके पास कुत्ता, बिल्ली और पालतू। आप लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके माइंड में आंसर आ गया होगा, नहीं भाई इसका उत्तर तो ये है। किसी के दिमाग में चल रहा होगा नहीं उत्तर ए है, किसी के में चल रहा होगा बी है, किसी के में सी, किसी के में डी। अब इसके एग्जाम के इसके क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आमतौर पर स्टूडेंट जो मानते हैं वो मानते हैं, कुछ तो मानते हैं ए और कुछ मानते हैं बी। ए मानने वाले किस तरीके से मानते हैं, दिस इज डॉग, कैट और इसे हम कहेंगे पालतू, पेट एनिमल, ठीक है। कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ग्रेट, अच्छी बात है, बिल्कुल कोई कुत्ता बिल्ली नहीं होती है। और आप क्या कहेंगे कि सभी कुत्ते पालतू हैं तो सभी बिल्लियां पालतू हैं। अगर भाई सभी कुत्ते पालतू हैं तो भाई जो रोड पर कुत्ते घूमते हैं वो पालतू होते हैं कि आवारा होते हैं? आवारा होते हैं। तो सभी कुत्ते पालतू नहीं होते, तो सभी बिल्लियां भी पालतू नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत। इसका आंसर आपने माना होगा दिस इज डॉग, इसे आपने माना बेटा पालतू और इसे आपने मान लिया बिल्ली, ठीक है। अलग अलग माइंड वाली बात है कि स्टूडेंट क्या सोचता है, ठीक है। ये कुत्ता, ये पालतू, ये बिल्ली, की सभी कुत्ते पालतू होते हैं और कोई बिल्ली पालतू नहीं होती, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं होती। तो देखिए कोई बिल्ली कुत्ता तो नहीं होती, लेकिन बिल्लियां पालतू भी हो सकती है या होती है, और सभी कुत्ते पालतू नहीं होते। इसलिए यहाँ पर ये भी क्या हो गया, गलत। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप अगर इसे कुत्ता मानते हैं तो आपको इसे बिल्ली मानना पड़ेगा और इसे क्या मानना पड़ेगा, पालतू मानना पड़ेगा। तो यहाँ ये गलत क्यों हो जाता है कि कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्ली, जबकि हमें पता है कि कुत्ता बिल्ली नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत। यहाँ इसका आंसर क्या है, डी। कैसे है, बीच में आप लेंगे किसे, पालतू, इधर ले लिया आपने कुत्ता और इधर लिया आपने बिल्ली, ओके। तो हम क्या कहेंगे, कुछ कुत्ते क्या हैं, पालतू, कुछ बिल्लियां क्या हैं, पालतू, लेकिन कोई कुत्ता जो है वो बिल्ली नहीं है। तो कुछ कुत्ते पालतू हैं, कुछ बिल्लियां पालतू है, लेकिन कोई कुत्ता जो है वो बिल्ली नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी आपके? तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से, बड़ी सोच समझ करके, क्योंकि ये टोटली माइंडेड टॉपिक है, दिमाग वाला। जब तक आपको इन तीनों का रिलेशन पता नहीं होगा, तीनों शब्दों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आता है आपके पास, संगीतकार, वाद्य शास्त्री, संगीतकार, वाद्य शास्त्री, या आप इसे वाद्य शास्त्री की जगह वाद्य वादक कह सकते हैं, ठीक है। संगीतकार, वाद्य वादक, और इसके बाद बात आती है वायलिन वादक, वायलिन वादक, ठीक है। कि संगीतकार, वाद्य वादक और वायलिन वादक। अब यहां पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस क्या हैं, ए, सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो है आप लोगों का बी, थर्ड आपका जो ऑप्शन है सी, वो है कुछ इस तरीके से, और फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है डी, वो है आप लोगों का बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है कि संगीतकार, वाद्य वादक और वायलिन वादक। तो सबसे पहले तो संगीतकार, संगीतकार से तात्पर्य क्या होता है, कौन होता है संगीतकार? जो किसी भी प्रकार के संगीत के अंदर अपनी रुचि रखता है। अब संगीत तो दोनों ही होता है, गाना भी और बजाना भी।
ठीक है। वाद्यवादक, वाद्य का मतलब किसी भी प्रकार का कोई यंत्र बजाने वाला, यंत्र का मतलब ढोलक, मंजीरा, तबला, हारमोनियम, गिटार, ठीक है, ऑक्टोपैड, जो भी है, ये सभी किसमें आते हैं? वाद्य में। वायलिन, वायलिन आप सब जानते होंगे, ठीक है, वायलिन भी एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ जो इसका आंसर है वो क्या आएगा? ए आएगा। ए क्यों आएगा? ठीक है, देखिए भाई अंदर ही अंदर आएगा आपका वायलिन वादक। ओके, इसके बाद आएगा आपके पास वाद्य वादक, और एटलीस्ट जो अंदर नीचे नीचे आएगा वो आएगा आपका संगीतकार। क्यों? कि सभी वायलिन वादक क्या होते हैं? वाद्य वादक होते हैं, और सभी वाद्य वादक जो है वो क्या होते हैं? संगीतकार होते हैं। अब एक बार उल्टा करके देखो इसका, कि संगीतकार, कुछ संगीतकार क्या है? वाद्य वादक हैं, और कुछ वाद्य वादक जो है वो क्या है? वायलिन वादक होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड आपका क्वेश्चन था, संगीतकार, वाद्य वादक और वायलिन वादक। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ए। क्लियर है? यहां तक आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। चलिए, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है यहाँ पर। तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो है धातु, लोहा और क्लोरीन। क्या है भाई? धातु, लोहा और क्लोरीन। अब धातु, लोहा और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस कुछ इस तरीके के हैं। ए एंड सेकंड आप लोगों के पास दिस वन, थर्ड है आप लोगों का ये, और फोर्थ जो है आप लोगों का वो है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं एक बार, उसके बाद हम एक साथ चर्चा करेंगे। डॉक्टर, सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट। ए, बी, सी एंड डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आप लोग ले लेते हैं हम त्रिभुज, आयत और वर्ग। ए, बी, सी एंड डी। ठीक, चलिए भाई बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों का वो है धातु, लोहा और क्लोरीन। अब ये धातु, लोहा और क्लोरीन जो है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है इन तीनों का तात्पर्य क्या है। धातु, लोहा धातु होता है कि नहीं होता? होता है। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? धातु है। ए होगा, बी की, सी की, डी। आंसर क्या होगा इसका? ए बी सी डी, बताओ फटाफट। आंसर होगा इसका डी। ठीक है, अब डी कैसे होगा? सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका? लोहा, ये क्या हो गया आपका? धातु, और ये क्या हो गया आपका? क्लोरीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लोहा क्या है? एक धातु है, क्लोरीन जो है वो धातु नहीं है, तो इसको आपने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए भाई आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉक्टर, सर्जन, न्यूरोलॉजी। डॉक्टर जानते हैं, सर्जन, सर्जन का मतलब सर्जरी करने वाला, ऑपरेशन करने वाला।
न्यूरोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है डॉक्टर के अंदर ही। कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो न्यूरोलॉजी होते हैं, कुछ डॉक्टर अन्य किसी, ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं और किसी चीज़ों के। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, इसका भी डी आएगा। ये हो गया आपका सर्जन, ये हो गया आपका न्यूरो, और ये हो गया आपका डॉक्टर। कि कुछ सर्जन जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, या कुछ न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो क्या है, सर्जन है, और जो है सभी सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं बेटा, डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज आयत वर्ग, त्रिभुज आयत और वर्ग। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जो हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर क्या मानते हैं, ए। देखो माना जाए तो तीनों ही ज्यामितिक आकृतियां हैं और तीनों ही आकृतियां अलग अलग है। ट्रायंगल एक अलग चीज होती है, स्क्वायर एक अलग चीज होता है, और रेक्टेंगल अलग चीज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ रीजनिंग के हिसाब से बात करें तो इसका आंसर आप लोगों को बड़ा अचंभित करेगा, और आंसर क्या होगा इसका, बी। अब बात यह है बी कैसे, तो देखिए भाई यहाँ पर ये जो अंदर वाला गोला है ये वर्ग, ये बाहर वाला गोला आयत, और इसे हम कहेंगे त्रिभुज। अब बात आती है ऐसा क्यों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत। अब आप कहेंगे सर वर्ग तो वर्ग होता है, आयत आयत होता है, नहीं। सभी वर्ग आयत इसलिए होते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। अब ऑब्वियसली सी बात है कि जब चारों भुजाएं समान है तो आमने सामने की भुजा तो समान होना बनता ही है। तो इसलिए सभी वर्ग क्या कहलाते हैं, आयत कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, सभी वर्ग आयत होते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या है, आयत, लेकिन कुछ आयत क्या है, वर्ग। और आयत और वर्ग का त्रिभुज से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन से देख लिए होंगे आपने। कोई अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं वहां पर। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, छठे प्रश्न की। देखिए आगे प्रश्न आता है आपका पुरुष, चलो, पुरुष विधुर और धूम्रपान के शौकीन। ठीक है, ए, चलिए भाई, पुरुष विधुर धूम्रपान के शौकीन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सबसे पहले शब्दों का तात्पर्य। अब यहाँ एक नया शब्द आप लोगों को दिख रहा होगा, विधुर। विधुर का मतलब होता है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए विधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से पुरुषों के लिए विधुर शब्द का हम प्रयोग करते हैं। कि वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे हम विधवा कहते हैं, तो उसी प्रकार से वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। ठीक है, तो पुरुष विधुर धूम्रपान के शौकीन। धूम्रपान के शौकीन का मतलब है कि बीड़ी सिगरेट पीने वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धूम्रपान करने वाले। तो यहाँ पर आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, अलग अलग आंसर दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, कुछ सोच रहे होंगे ए है, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी। ठीक है, हाँ, आमतौर पर कई बार ये भी होता है कि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक विकल्प ये और अगर देता, यहाँ लिख देता हूं मैं ई, तो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, हाँ भाई ये ऐसे ऐसे ऐसे, खत्म। नहीं, देखिए भाई, यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आएगा डी। अब डी क्यों आएगा, इसे आप कहेंगे विधुर। क्या कहेंगे, विधुर। इसे आप कहेंगे पुरुष, और इसे आप कहेंगे धूम्रपान के शौकीन। कि सभी विधुर क्या है, पुरुष। सभी विधुर क्या होते हैं, पुरुष। क्योंकि विधुर शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, पुरुषों के लिए। तो सभी विधुर क्या होते हैं, पुरुष। अब बात आई धूम्रपान की शौकीन की, तो कुछ विधुर धूम्रपान के शौकीन है, कुछ पुरुष धूम्रपान के शौकीन है। कुछ, सभी थोड़ी ना होते हैं।
ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ भाई जिसकी पत्नी मर गई उसने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सभी पुरुष धूम्रपान के शौकीन नहीं होते हैं। हाँ, अब जैसे ये बाहर रह गया धूम्रपान के शौकीन, अब बाहर क्यों रहा? क्योंकि भाई महिलाएं भी धूम्रपान करती हैं या कर सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको जो है वो सही माना जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डी। बहुत से स्टूडेंट ई के लिए जाते हैं कि सर ये विदुर हो गया, ये पुरुष हो गया, धूम्रपान के शौकीन हो गया, कि हाँ भाई सभी विदुर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, सभी विदुर पुरुष धूम्रपान के शौकीन होते हैं। ऐसा नहीं है। आप में से, हम में से भी बहुत से ऐसे होंगे जो शायद धूम्रपान जैसी गंदी चीज का सेवन नहीं करते हो, और मैं सलाह भी ये देता हूँ कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई आगे चलें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। माता, महिला, विवाहिता। ठीक है, माता, महिला और विवाहिता। ऑप्शंस आर this one A, and second is this one C जो है आपका ऑप्शन वो कुछ ये है, एंड डी जो है वो कुछ इस तरीके से। ओके, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, 8वां क्वेश्चन। सूर्य, चंद्रमा और तारा। ए, बी, सी और डी। ठीक है, चलो सबसे पहले चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, माता, महिला और विवाहिता। ठीक, यहां पर इसका जो आंसर है बेटा वो आंसर आएगा इसका डी। क्या आएगा आंसर? डी। आप लोगों के दिमाग में अलग अलग आंसर चल रहे होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, अगर फिर भी आप लोगों को इश्यूज हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा, सेटिस्फिकेशन जरूर मिलेगा। ओके, पहले मैं मेरे आंसर की बात करता हूँ, माता, महिला, विवाहिता, डी कैसे हो। देखिए भाई, यहाँ सबसे अंदर जो आएगा वो आएगा माता, फिर आएगा विवाहिता, फिर आएगा महिला। ठीक है, अब कैसे? तो देखिए भाई, सभी माताएं क्या होती है? विवाहिता। सभी माताएं क्या होती है? विवाहिता। और सभी विवाहिता और माताएं दोनों क्या होती है? महिला। क्योंकि यहाँ पर हमने जो बात की है वो शब्द क्या था? विवाहिता। विवाहिता का मतलब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द। ठीक है, अब अगर आप उल्टा देखेंगे इसको तो आपकी जो जितनी भी आप लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं वो शायद क्लियर हो जाए। कैसे? कि कुछ महिलाएं क्या हैं? विवाहित हैं, और कुछ विवाहित महिलाएं क्या हैं? माताएं हैं। तो आंसर क्या आएगा? डी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि अंदर से बाहर आते हैं तो क्या होता है? सभी। तो बाहर से अंदर जाते हैं तो क्या होता है? कुछ। ओके, चलिए 8वां, सूर्य, चंद्रमा और तारा। सूर्य, चंद्रमा और तारा। सूर्य, चंद्रमा, तारा। क्या दिख रहा है? ए। बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आंसर आ रहा होगा ए। देखिए, ए आंसर नहीं है, इसका जो आंसर है वो क्या है? सी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, एनसीईआरटी की बुक्स में आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं 8वीं की किताब में कहीं ना कहीं, कि सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। कि सूर्य को एक तारे की संज्ञा वहां पर दी गई है, जो अन्य तारों की तुलना में अत्यधिक क्या होता है? तेज होता है, चमकदार होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? इसको कहेंगे सूर्य, ये क्या हो गया? तारा, तो ये क्या हो गया? चंद्रमा। कि सूर्य क्या है? एक तारा है, और चंद्रमा जो है वो क्या है? अलग है। ठीक है, इसे अलग माना जाएगा। तो यहाँ पर ये बात थी इसकी कि सूर्य, चंद्रमा और तारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चंस और देखते हैं आज।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नवा प्रश्न है आप लोगों के सामने। नवा प्रश्न है, ईसाई, कैथोलिक और पॉप। ठीक है, ऑप्शंस जो हैं आप लोगों के, ए, बी, सी, एंड डी। ठीक है, ईसाई, कैथोलिक और पॉप। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, कार, रेल, ऑटोमोबाइल। ठीक है, ये जो ऑप्शन है आप लोगों का कार, रेल, ऑटोमोबाइल के लिए, बी, सी, एंड डी। ठीक है, सोचिए फटाफट। देखिए, बहुत से प्रश्न ऐसे मिलेंगे आप लोगों को एग्जाम के अंदर जो शब्दों की दृष्टि से आप लोगों के लिए नए होंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोगों का वो क्या है, ईसाई, कैथोलिक और पॉप। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, ईसाई, कैथोलिक और पॉप। देखिए, ईसाई क्या है, एक धर्म है। ईसाई धर्म के अंदर ही क्या होता है, कैथोलिक होता है। कि जैसे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां होती हैं, उसी प्रकार से ईसाई धर्म के अंदर क्या होता है, कैथोलिक। और पोप जो है वो ईसाई धर्म का एक गुरु होता है जिसे माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो इसका आंसर है वो आएगा सी। इसे हम कहते हैं पॉप। कि सभी पॉप जो है वो क्या होते हैं, कैथोलिक होते हैं। क्या होते हैं, कैथोलिक। और इसी प्रकार से जितने भी कैथोलिक और पोप हैं वो सभी कौन से धर्म से संबंधित होते हैं, ईसाई धर्म से संबंधित होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सी। इसी प्रकार से कार, रेल, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल से तात्पर्य क्या है, ऑटोमोबाइल से तात्पर्य यह है कि यातायात के वे साधन जो सड़क पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोमोबाइल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा सी। ये क्या है, कार, ये क्या हो गया आपका ऑटोमोबाइल, और ये क्या हो गई आपकी रेल। कि सभी कार किस में आते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, और रेल जो है वो इनसे अलग है। यातायात का साधन तो है लेकिन इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस किसमें दिए जाते हैं, आपके लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर। ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है। आप लोगों के पास भी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर उसने लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियां, मेरे द्वारा समझाई गई जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो आसानी होगी हमें, क्योंकि हम लाइव क्लासेस भी उसके अनुसार चालू कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।